हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करती हूँ कि द फैक्ट्रीज एक्ट जो हमने शुरू किया था उसके प्रीवियस सेशंस आपने देखे होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 दैट डील्स विद सेफ्टी। ये सेशन लाने में थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन जब आपके प्यारे प्यारे से फीडबैक्स आए तो तबीयत बिल्कुल दुरुस्त हो गई और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा लेट ही सही पर सेशन तो आना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दैट इज फ्रॉम सेक्शन 21 फेंसिंग ऑफ मशीनरी। ठीक है, चैप्टर 3 जो हमने पढ़ा था बेटा दैट इज अबाउट द क्लीनलीनेस इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्रीज एक्ट जो है ना बेटा वो मेनली इसीलिए ही है, इट डील्स विद ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू द वर्किंग प्रोसीजर इन अ फैक्ट्री कि कैसे काम करना है, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, यही सारी चीजें फैक्ट्रीज एक्ट डिस्कस करता है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर लेबर लॉज। और क्लीनलीनेस के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत क्लियरली समझा था। ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना है मुझे कि बेटा पहली चीज मैं देख रही हूँ, मतलब जो इसका जो टाइमिंग वगैरह होता है उसमें मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बात के लिए छोड़ रखा है सेशंस को। मतलब देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ देखना चाहिए, लेकिन वो बात के लिए छोड़ देते हैं। सी डियर, जो ये आपका लेबर लॉ सीरीज है ना, जो लॉ पार्ट है, दैट इज ऑल अबाउट रिविजन। आप सोचोगे कि अंत मोमेंट में एक बार पढ़ के हमारा काम हो जाएगा, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो मैं आपसे बिकॉज आई वांट कि आपका जो प्रिपरेशन हो और आपकी जो सिलेक्शन हो बिल्कुल इंश्योर्ड हो। और बहुत जल्दी हम लोग पीवाईक्यूज भी लेकर आने वाले हैं, तो वो पीवाईक्यूज आप कैसे करेंगे जब आपने सेशन पढ़ा ही नहीं होगा, तो आप पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। वो पीवाईक्यूज के बाद आपको रिविजन करना है बेटा। तो इसके लिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी सेशन जो भी देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो नहीं कंप्लीट कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा टाइम निकालिए उस सपने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, ऐसे बिल्कुल हंसी मजाक करने के लिए तो बहुत समय होता है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप पढ़ाई के लिए भी निकालिए, तभी आपका ये जो बड़ा सा सपना है ना, ये बिल्कुल आसानी से यूं चुटकियों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज सेक्शन 21 से। सेक्शन 21 डील्स विद फेंसिंग ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब आपको पता है कि फैक्ट्रीज होंगी अगर, तो बड़ी बड़ी मशीनरीज भी होंगी, है ना। तो ये जो सेक्शन है ये क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसी फैक्ट्री है, कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जहां पे क्या है भाई, तो जहां पे है मूविंग पार्ट ऑफ अ प्राइम मूवर। एक प्राइम मूवर जो पूरी मशीन है उसके प्राइम मूवर का कोई मूविंग पार्ट है, या फिर एक फ्लाई व्हील कनेक्टेड है प्राइम मूवर से, ठीक है, या फिर हेड रेस है या टेल रेस है। ठीक है, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ अ मशीन। ठीक है, हेड रेस है या टेल रेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, या फिर आपका एनी पार्ट ऑफ स्टॉक बार है, एनी पार्ट ऑफ स्टॉक बार है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बेटा, ये सारी चीजें जो है, या तो कोई प्राइम मूवर का मूविंग पार्ट होगा, या तो हेड रेस होगा, टेल रेस होगा। जिनको ये टर्म में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत टेक्निकल टर्म्स है, आपके जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगी रहती है उसके पार्ट्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ एक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर ऐसी कुछ भी चीजें यहाँ पे लगी हुई होती हैं, तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, ताकि सेफगार्ड किया जा सके, ताकि सेफ्टी इंश्योर की जा सके। क्योंकि देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, सेफ्टी है। तो कह रहा है कि भाई अगर कुछ भी ऐसा बड़ा मशीन है, ठीक है, जिसका कोई मूविंग पार्ट है, हेड रेस है, टेल रेस है, तो उस कंडीशन में वहां पे प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, ताकि सेफगार्ड किया जा सके। क्या किया जा सके? जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो सके, तो प्रॉपर उसके चारों तरफ फेंसिंग करना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया पहला। और इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है? इसका दूसरा पार्ट कहता है कि क्या नेसेसरी है, तो इसका एग्जामिनेशन नेसेसरी है बेटा। कि कोई भी अगर आपने मशीन लगाया है, तो मशीन है भाई, खराब हो सकती है ना, दैट डिपेंड्स। तो वो जो मशीन आपने लगाया है, तो ये जो मशीन है आपकी, ये हो सकता है कि चलते चलते थोड़ी सी घिस गई है या जो भी है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका एग्जामिनेशन करना जरूरी है कि प्रॉपर इसमें ल्यूब्रिकेशन है कि नहीं है। जो ग्रीस वगैरह डालते हैं तो वो प्रॉपर ग्रीसिंग है कि नहीं है। ठीक है, एडजस्टिंग ऑपरेशन प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब प्रॉपर एग्जामिनेशन। क्योंकि जितनी बड़ी मशीन होगी बेटा, तो वहां पे क्या होगा कि थोड़ा खतरा भी बढ़ जाता है अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। ठीक है,
उसके बाद और क्या कह रहा है कि जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी ये एग्जामिनेशंस वगैरह होंगे, ये समय समय पे ऐसे रूल्स आता रहेगा, ठीक है, और वो रूल्स के हिसाब से इसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। ये तो पार्ट 1 कहता है आपका, दिस इज योर पार्ट 1। इसका पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे मतलब फैक्ट्रीज एक्ट में अच्छे खासे पावर्स दिए हुए हैं। तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है बेटा, रूल्स को प्रिस्क्राइब कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो रूल्स को प्रिस्क्राइब कर सकती है और फर्दर प्रिकॉशन के लिए भी डायरेक्ट कर सकती है। उनको लगता है कि नहीं भाई, ये जो नेचर ऑफ इंडस्ट्री है दैट इज अ बिट थोड़ा सा है ऐसा, रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा है, तो वो चाहे तो प्रिकॉशन के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकती है और वो चाहे तो एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि कोई नेचर ऑफ इंडस्ट्री है जो कि कोई नेचर ऑफ फैक्ट्री है, कोई नेचर ऑफ मशीन है जहां पे इतने सारे प्रिकॉशन लेना जरूरी नहीं है, वहां पे वो चाहे तो इसको एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी सी लिवरेज दी गई है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, कहीं क्या है कि कहीं पे फैक्ट्री है तो वहां पे इंस्पेक्शन वगैरह पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ किताबें पढ़ के हम वहां के प्रैक्टिकल एनालिसिस को अंजाम नहीं दे सकते हैं, है ना। तो कहीं पे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको फैक्ट्री विजिट्स, प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उसको ध्यान देना जरूरी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर दिया गया है कि बेस्ड ऑन दैट प्रैक्टिकल एनालिसिस, अगर उनको लगता है कि कुछ एग्जाम्शन चाहिए तो वो एग्जाम भी कर सकते हैं, और उनको अगर लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा रूल्स लगाने चाहिए तो वो एक्स्ट्रा रूल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 है क्या? सेक्शन 22 नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। अगर कोई भी यूनिट है, कोई भी फैक्ट्री है जहां पे कोई बड़ी सी मशीन चल रही है, तो क्या वहां पे बिल्कुल पास में काम करना जरूरी है? क्या पास में काम करना अलाउड है? तो कह रहे हैं कि भाई पहली चीज ऐसी है कि भाई सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर कोई मशीनरी है जो कि वर्क कर रही है, चल रही है, तो उस कंडीशन में जो स्पेशली ट्रेन्ड पीपल होंगे, जो उस मशीनरी को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि हर चीज को, अगर कोई, जैसे कि अगर मैं हूं, मैं अगर स्कूटी चला सकती हूँ तो दैट डजंट मीन कि मुझे बाइक चलाना भी आता है, ठीक है। कोई अगर बाइक चला सकता है तो दैट डजंट मीन कि उसको कार चलाना या ट्रक चलाना भी आता है, जबकि सब तो व्हीकल्स ही है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो मशीन का तो पूरा सेटअप ही अलग होता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक सिंपल ट्रेनिंग है अगर किसी को एक पर्टिकुलर मतलब एक मशीन चलाने की, कि हाँ भाई नॉर्मली कोई मशीन चला लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बड़ा मशीन उसके हाथ में दे दिया जा सकता है। दे नीड टू बी स्पेशली ट्रेन्ड, ठीक है। कोई भी बड़ा मशीन है जो कि मोशन में है, यानी कि वो मशीन चल रहा है, तो उस कंडीशन में एक स्पेशली ट्रेन्ड वर्कर जो है वो काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज दी गई है कि मेल वर्कर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेटा मशीन जो होती है आपकी वो बहुत क्या होती है, बड़ी होती है ना। और वहां पे क्या है कि कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, क्योंकि जब हम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट वगैरह पढ़ रहे थे, जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियस सेक्शन में देख लेना, है ना। तो जब हम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट वगैरह पढ़ रहे थे, जहां पे हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट सम सोशल सिक्योरिटी फैक्टर्स, उस समय पे हमने ये देखा था कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है कि जो मेल फीमेल को ऐसे तो बराबरी में जॉब देना है, आपको बराबरी में एम्प्लॉय करना है, लेकिन अगर कोई ऐसा नेचर ऑफ वर्क है जहां पे जो मस्कुलर पावर लगता है ना, जो आपका क्या ना बाहुबल आपका, तो वो लगता है, उस केस में द विमेन मतलब उनकी जो बायोलॉजिकल सेटअप है, दे आर नॉट एबल टू डू सच हैवी वर्क्स। तो उस केस में क्या है कि वो अगर चाहे तो उस नेचर ऑफ वर्क को देखते हुए मेल वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि अगर कोई बहुत बड़ी मशीनरी है जो मोशन में है, तो उस कंडीशन में एक स्पेशली ट्रेन्ड आपको मेल वर्कर चाहिए होगा, ठीक है, जो कि ये सारे काम करता है, और उसकी प्रॉपर क्लोथिंग होगी, ठीक है, प्रॉपर वो जो उसके क्लोथ्स होंगे जो कि प्रॉपर फिटिंग होगी, क्योंकि कहता है ना बेटा लूज जो फ्लोई क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, जैसे साड़ी हो गया, सूट हो गया, तो वो मशीन में फंसने का डर होता है, ठीक है, या कोई भी चीज जो फ्लोई है थोड़ी, ठीक है, तो वो क्या होगा कि मशीन में हो सकता है कहीं पे अटक जाए, कहीं फंस जाए, जिससे कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो उस केस में क्या है कि उनके जो क्लोथ्स होंगे वो भी कैसे होंगे, तो टाइट फिटिंग क्लोथ्स होंगे। दे विल बी वियरिंग टाइट फिटिंग क्लोथ्स, ताकि वो फ्लोई ना हो, ठीक है, वो मशीन मतलब वहां पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। और उसके अलावा, और ये सारी चीजें, ये जो स्पेशली ट्रेन्ड मेल वर्कर है जो कि वहां काम कर रहा है, ऐसा एक रजिस्टर मेंटेन होगा जहां पे ये वर्कर्स कब से कब काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट में उनका एक्सपर्टीज है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो व्यक्ति ट्रेंड ही नहीं है, बस हम सब लोग जानते हैं कि हाँ भाई ट्रेंड है, लेकिन है ही नहीं ट्रेंड ऐसा,
ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा होता है, ऐसे कंडीशन। तो प्रॉपर सर्टिफिकेट है कि नहीं अपॉइंटमेंट में, ये रजिस्टर वगैरह प्रॉपर मेंटेन करना है, ये आपका सेक्शन 22 बताता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखो और क्या है इसमें, थोड़ा सा और है बेटा इसमें, देखिएगा क्या है कि कोई भी वर्कर, अगर कोई बेल्ट वाली मशीन है, ठीक है, ऐसी कोई मशीन है जिसमें कि कोई बेल्ट वाली मशीन है, ठीक है, तो उस केस में जो बेल्ट की विड्थ होनी चाहिए ना बेटा, ये थोड़ा फैक्चुअल है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बेल्ट है ना, इसकी विड्थ होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर कम से कम। ठीक है, तो बेल्ट की जो विड्थ होनी चाहिए वो 15 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और बेल्ट जो है वो इसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, ये नहीं कि आप मशीन में मतलब टच करके कोई काम कर रहे हैं, वो बेल्ट जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए ही होना चाहिए, तब जाकर के आप ये बेल्ट यूज कर सकते हो, और कम से कम 15 सेंटीमीटर का इसका विड्थ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर तक का मैक्सिमम आपका विथ यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर का विथ, तो बहुत चौड़ा होगा तो हैंडल करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 2 क्या कहता है बेटा, पार्ट 2 कहता है कि कोई भी विमेन या फिर यंग पर्सन, ठीक है, कोई भी विमेन या यंग पर्सन, इनको अलाउ नहीं किया जाएगा टू क्लीन दैट मशीन, टू ल्यूब्रिकेट दैट मशीन, या फिर टू एडजस्ट इट। ठीक है, कोई भी विमेन या यंग पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा टू क्लीन और ल्यूब्रिकेट और टू एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ सच मशीन, ठीक है, जो कि मूव करती है। क्योंकि क्या होता है कि इससे हो सकता है कि उनको मतलब एक रिस्क हो गया ना, क्योंकि यंग पर्सन है बेटा, अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना ट्रेंड नहीं है, ठीक है, या विमेन है, तो अगर जहाँ पे थोड़ा सा ताकत लगेगा, हो सकता है कि शी इज नॉट एबल टू अप्लाई सो मच फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट डजंट मीन यहाँ पे ये ऐसा कोई सा फैक्टर नहीं है कि वो नहीं कर सकती हैं, नो डाउट कर सकती है। जब फीमेल जो है वो जब आर्मी में, मिलिट्री में हो सकती हैं, तो जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री में भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन फिर क्या है कि जो मिलिट्री विमेन है वो सब प्रॉपरली ट्रेंड है उस हिसाब से, है ना, और मशीन्स वगैरह क्या है, हो सकता है कि उस समय पे द विमेन वो उतना फोर्स नहीं अप्लाई कर सके जितना मेल वहां पे कर सकता है। तो उस केस में यहाँ पे क्या कह रहा है कि विमेन है या यंग पर्सन है, तो वो ऐसे मशीन को ना तो क्लीन करेंगे, ना तो लुब्रिकेट करेंगे, ना तो एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसका पार्ट 3 का क्या कहता है बेटा, पार्ट 3 कहता है कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर वो चाहे कि भाई ऐसा भी वेट फैक्टर डाल दे कि भाई इतने से कम वेट के जो लोग हैं, मे बी मेल, अगर मेल भी हैं इतने से कम वेट के हैं, तो वो ये मशीन को ऑपरेट नहीं करेंगे। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कुछ अदर रूल्स रेगुलेशंस को लाना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो वाया नोटिफिकेशन वो रूल्स रेगुलेशन ला सकते हैं। कहाँ नोटिफिकेशन कहाँ आता है, तो ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा, जो भी पहले के सेशंस देखे उनको तो पता ही है। ठीक है, तो ये क्या है कि कहाँ आता है, ऑफिशियल गैजेट में आता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रोहिबिट कर सकती है किसी भी एक क्लास को, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, कि वहां पे कौन लोग यहाँ पे रहेंगे और कौन लोग यहाँ पे नहीं काम करेंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन 22 मेरे हिसाब से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है बेटा, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स भी हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा माइन्यूट से क्वेश्चन, इवन लॉ पेपर्स भी अगर होते हैं आपके, तो उसमें बहुत ज्यादा माइन्यूट, जो बहुत ज्यादा बाइफिकेशंस है, प्रोविजियो है, ठीक है, अनलेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो नहीं आता है। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप ऐसे 200-250 पन्ने को बिल्कुल लाइन बाय लाइन याद रखें, बट द मेन प्रोविजंस नीड टू बी लर्न। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपको बताया है, दीज आर द मेन प्रोविजंस जो कि इस सेक्शन में मेंशन है। चलिए सेक्शन 23, एंड फॉर रेफरेंस मैं फिर से आपको कहती हूँ, हैव अ बेयर एक्ट। देखो क्या है कि सबकी बेटा ग्रास्पिंग एबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर आपको भी लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग खुद अब इस स्टेज पे लाइफ के आ चुके हो कि यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, तो बेयर एक्ट जब आप देखोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको यूं भी समझ में आने लगेगी। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग विदाउट अ सोर्स, हैव एटलीस्ट अ बेयर एक्ट। मैं ऐसे तो मैं सजेस्ट करूंगी प्रिंट आउट करा लो, पर अगर प्रिंट आउट नहीं भी करा रहे हो, तो कम से कम फोन में तो रखो, आजकल तो सब डिजिटल है, तो आप डिजिटल कॉपी तो रख ही सकते हो। चलिए आते हैं सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स। देखो जो डेंजरस मशीन्स है बेटा, डेंजरस मतलब क्या है, वो है थोड़ी सी हैवी मशीन्स है। ठीक है, तो जो भी हैवी मशीन्स है, ठीक,
तो अब जो भी हैवी मशीन्स वगैरह होंगी तो जाहिर सी बात है कि उनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा आपको एक तो एक्सपीरियंस चाहिए, एक तो ट्रेनिंग चाहिए। तो पहली चीज तो कह दिया गया है कि कोई भी यंग पर्सन, कोई भी जो आपका यंग पर्सन है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी हैवी मशीन में, क्योंकि उसमें डेंजर बहुत ज्यादा है, तो अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एक कॉमन रूल है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी ना कि भाई ये बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहा है, मे बी द पर्सन इज वेरी वेल बिल्ट, वेरी ट्रेन्ड, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं बेटा। पहला है कि हैज रिसीव्ड सफिशिएंट ट्रेनिंग। अगर वो व्यक्ति जो है भले यंग है लेकिन उसने सफिशिएंट ट्रेनिंग रिसीव करी है एंड इज एन एक्सपर्ट इन ऑपरेटिंग सच मशीन्स, तो फिर उसको अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एडिक्वेट सुपरविजन में है, ठीक है, मतलब सीनियर्स वहां पर हैं। कोई भी अगर जरा सा भी खतरा होता है तो वो क्या है कि उसको मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, तो वहां पे सीनियर्स होने चाहिए और थॉरो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। उस मशीन को लेकर के थॉरो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अरे सोचो ना आप कि एक छोटी सी मशीन, मतलब जब आपकी बाइक स्कूटी वगैरह होती है, उसका लाइसेंस भी जब लेने जाते हो ना, तो भी आपसे प्रॉपरली वो चला के ऐसे, मतलब ऐसे चलवा के देखते हैं जो कि शायद आप रियल लाइफ में उतना आपको मौका नहीं आएगा, लेकिन फिर भी टू इंश्योर द सेफ्टी। तो उसी तरीके से अगर आपका कोई यंग पर्सन है तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रॉपर नॉलेज में भी हो सकता है कि इतना ज्यादा टेक्निकलिटी उसको वहां पे अप्लाई नहीं करना पड़े, पर कम से कम जब उसको रिक्रूट कर रहे हैं या फिर उसको वो काम दे रहे हैं तो कम से कम इतना तो देखेंगे ना कि भाई वो व्यक्ति जो है उसको प्रॉपर सुपरविजन मिला है कि नहीं। प्रॉपर सुपरविजन में तो खैर वो तो फैक्ट्री पे डिपेंड करता है, पर प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं, प्रॉपर एक्सपीरियंस है कि नहीं, ये सारी चीजें भी यहाँ पे ध्यान दी जाती हैं, ठीक है। चलिए कमिंग फर्दर, चलिए अब यहाँ पे इसका पार्ट 2 है बेटा, पार्ट 2 देख लीजिएगा। वही है सेम, सब में लगभग सेम है कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास पावर होते हैं कि वो ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका रेगुलेशन जो है वो दे सकते हैं कि भाई किस तरह के नेचर में यंग पर्सन बिल्कुल काम नहीं करेंगे, किस तरह में है कि जो यंग पर्सन काम करेंगे, उनके एरिया पे डिपेंड करता है बेटा। ये पूरा उनके एरिया पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो है, किस तरह की मशीन ऑपरेट हो रही है। क्योंकि हमने कह दिया हैवी मशीन, हमने कह दिया डेंजरस मशीन। क्या हमने डिफाइन किया डेंजरस मशीन क्या होता है? जब आप लॉ पढ़ रहे हैं ना बेटा, आप किसी भी फील्ड के होइए, लेकिन जब आप एक ऐसे सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे लीगल प्रोविजंस है, तो हमेशा बारीकी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमेशा यू नीड टू ट्राई कि हाँ भाई जो चीजें एपरेंट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। जैसे कहा क्या हैवी मशीन्स, तो कहाँ लिखा है हैवी मशीन्स, कैसी होती है हैवी मशीन्स, क्या कोई पिक्चर, कोई पैरामीटर कुछ बनाया गया है? बिल्कुल नहीं बनाया गया। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक लेवरेज मिल जाता है कंफ्यूजन का, तो इसलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को वो ये सारी पावर दी गई है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को इसीलिए ये पावर दी गई है कि कहाँ जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे सर्टेन रूल रेगुलेशन से वो क्लैरिटी को लाती रहे, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 24 पे। सेक्शन 24 क्या कहता है बेटा? सेक्शन 24 कहता है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। देखो, स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए और डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाई स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए या फिर डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। कभी कभी क्या होता है कि कभी कुछ भी ऐसा, देखो मशीन है, ठीक है, कभी कभी जो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ फंक्शनिंग है ना, उससे ऑपोजिट भी फंक्शन करने लगती है, ठीक है। हम कुछ ऐसा गारंटी नहीं ले सकते। तो हर एक यूनिट में, हर एक जो फैक्ट्री है वहां पे स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए और एक डिवाइस होना चाहिए प्रॉपर पावर कट का, कि जैसे ही मतलब कभी भी कोई इमरजेंसी अगर आती है तो वहां पे आपने जैसे ही स्विच को डाउन किया, जैसे ही आपने पावर कट किया, पूरी पावर कट हो गई और वो मशीन वहीं पर रुक गई, ताकि वो जो नुकसान बहुत ज्यादा अगर हो जाता तो वो नुकसान वहां पे कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए हर यहाँ पे ये जो सेक्शन 24 है ये कहता है कि भाई सुटेबल स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए, ठीक है, जो कि प्रॉपरली प्रोवाइड होना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। और इसके अलावा हर फैक्ट्री में एक पावर कटिंग ऑफ ये ऑटोमेटिक जो है कटिंग ऑफ पावर जो पूरा होता है वो होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी आती है, इफ देयर इज एन इमरजेंसी, तो उस इमरजेंसी में भी कोई भी नुकसान होने से बचाया जा सके, ठीक है। चलिए, और प्लस ये जो आपका ऑन ऑफ वाला जो गियर है, ठीक है, कटिंग पावर का जो गियर है, ये सारी कुछ जो भी चीजें, ये दोनों चीजें जो है ना, ये एक सेफ पोजीशन में लॉकिंग
लॉक करके और बिल्कुल सेफ पोजीशन में रखना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी इसका मिसयूज कर सके, ठीक है। तो ये सारे अरेंजमेंट जो है वो सारी चीजें बिल्कुल सेफली रहना चाहिए, डिवाइसेस प्रॉपरली फिट होनी चाहिए, ये नहीं कि जब जरूरत पड़ रही है तो वो काम ही नहीं कर रहा है, मतलब कि उसको प्रॉपरली बिल्कुल रोबस्ट और बिल्कुल मेंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 24 है। सेक्शन 25 सेल्फ एक्टिंग मशीन्स। देखो कुछ मशीन्स जो होती हैं वो ऐसा किसी को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, और कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो सेल्फ एक्टिंग मशीन्स होती है, मतलब सुपरवाइज करना पड़ता है, जाहिर सी बात है मशीन है, आप पूरी तरह से तो रिलाई नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं वो क्या होती है कि सेल्फ एक्टिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी अगर सेल्फ एक्टिंग मशीन है, ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि नो ट्रांसवर्सिंग पार्ट ऑफ अ सेल्फ एक्टिंग मशीन इन एनी फैक्ट्री एंड नो मटेरियल कैरिड देयर ऑन शैल इफ द स्पेस ओवर विच इट रन्स इज अ स्पेस ओवर विच एनी पर्सन इज लायबल टू पास वेदर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज बी अलाउड टू रन ऑन इट्स आउटवर्ड और इनवर्ड ट्रांसवर्स, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कोई सेल्फ ऑपरेटिव मशीन है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि उसके 45 सेंटीमीटर की दूरी तक, कितने तक, 45 सेंटीमीटर की दूरी तक, ठीक है। ये कब आया है भाई, तो ये आपका पहले 18 इंचेस था, फिर ठीक है वाया अमेंडमेंट आपका ये 45 सेंटीमीटर हो गया। तो 45 सेंटीमीटर की दूरी तक ये ध्यान रखना है कि वहां से कोई पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन है बेटा और वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन है, ठीक है। तो ये नहीं कि जब मशीन बंद है तो भाई उसी के पास पास से बिल्कुल चल चल के आ रहे हैं और उसके बाद मशीन चालू हो जाएगी तो देखा जाएगा, क्योंकि कभी भी ऐसे ऐसे धोखे हो सकते हैं, है ना। कभी ऐसा धोखा हो गया कि भाई हमको लग रहा है कि मशीन बंद है पर वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और अचानक से स्टार्ट हो गई, तो दैट कैन लीड टू अ मिसहैप ना। तो फिर ऐसा सिचुएशन ही क्यों क्रिएट करना। तो कहा जा रहा है कि कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन है और तो वहां से कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसे दौड़ के या उसके ऊपर से, ठीक है, मतलब लगभग 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक उस मशीन के आसपास नहीं जाना है, ठीक है। भले वो बंद स्थिति में हो, कोई बात नहीं कि वो बंद है, लेकिन फिर भी आपको 45 सेंटीमीटर तक में आपको उसको पासिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है ना कि मॉर्निंग में आ रहे हैं, जब मशीन चालू नहीं है तो वहीं से आ जा रहे हैं, उसके बाद फिर मशीन चालू हो गई तो फिर उसके बाद हम उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह से आने जाने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज दैट इज, देखो एक्ट ही पूरा जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है। तो सेफ्टी कैसे होगी, हाउ विल द सेफ्टी बी इंश्योर्ड। सेफ्टी तभी हो सकती है ना जब हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि देखो बेटा नहीं पॉसिबल हो पाता है जब बहुत सारे लोग काम करते हैं ना। देखो आप अगर इसको सोच रहे हो कि ये छोटा सा मतलब छोटी सी बात है, मैनेज करना कितना ही बड़ा, जहाँ पे हजार 2-2 हजार 5-5 हजार लोग काम कर रहे हैं, वहां पे आप समझ रहे हैं कि एक छोटी सी गलती कितना मतलब ब्लंडर हो सकता है। तो उस चीज का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। ये भी कहा गया है कि जो यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर साहब है, द चीफ इंस्पेक्टर, ये क्या है कि जो ये ऐसे मशीन्स हैं उसको परमिट करते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ कि जब ये एक्ट आया, क्योंकि एक्ट आया तो ये सोच के देखो, अभी अगर 2025 में कोई एक्ट आता है तो जाहिर सी बात है कि 2024 तक भी कुछ काम हो ही रहे होंगे, 23 तक भी कुछ काम हो ही रहे होंगे। तो चीफ इंस्पेक्टर का कहना है कि अगर कोई मशीन है जो कि प्रीवियसली इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और इस प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करता है, तो चीफ इंस्पेक्टर यहाँ की सिक्योरिटी को देखेंगे। अगर उनको लगता है कि भाई सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है तो वो परमिट कर सकते हैं, ठीक है, परमिट कर सकते हैं। कैसे चीजों को परमिट कर सकते हैं कि machines installed before commencement of the act, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। अगर कोई मशीन है जो कि कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट से पहले इंस्टॉल हुआ है और फिर अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब काफी हैवी होती है ना बेटा मशीन और काफी मतलब एक्सपेंसिव भी होती है, तो अगर ये सिक्योरिटी मेजर्स को कंप्लाई कर रहा है तो वहां के जो चीफ इंस्पेक्टर है वो इसको परमिट कर सकते हैं। पर वही है कि फिर वो मशीन जब खत्म हो, मतलब जब वो उसका टाइम खत्म हो जाएगा, काफी पुराना हो जाएगा, तो जब आप रिप्लेस करोगे तो फिर आप नए प्रोविजन को लागू करोगे, ठीक है। चलिए सेक्शन 26। अब सेक्शन 26 क्या है, सेक्शन 26 है केसिंग ऑफ न्यू मशीन्स, ठीक है। जो भी नई मशीन्स आती है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी मशीनरी ड्राइवन पावर हैं, ठीक है, जितनी भी नई मशीन्स हैं अगर वो आती हैं तो उसका कोई भी सेट, कोई भी की, कोई भी उसका पार्ट जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली क्या होना चाहिए, प्रॉपरली इस तरह से रखना चाहिए ताकि वो डेंजर उसमें कुछ भी ना हो, ठीक है। यानी कि उसको प्रॉपरली केस करके, ठीक है, प्रॉपरली जैसे कि कोई छोटा सा मोटर ही लगा हुआ है तो वो मोटर लगा है तो उसमें प्रॉपर एक आप बॉक्स सिस्टम, केस सिस्टम कर सकते हो। तो उस केस में क्या है कि कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत भी अगर जरा सा भी कुछ नुकसान होने की संभावना है तो वो जो है वो नहीं होगी, ठीक है।
जो अब यहाँ पे जिसका पार्ट 2 है बेटा, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है जो इसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, इस प्रोविजन को कंप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसमें सजा भी हो सकती है। सजा कितनी हो सकती है? इम्प्रीजनमेंट हो सकती है। कितनी हो सकती है भाई? तो इम्प्रीजनमेंट होती है 3 मंथ्स की, ठीक है, और इसमें फाइन भी हो सकता है, फाइन हो सकता है दैट कैन लीड टू 500 रुपीज, ठीक है। अब ये देखो, ये एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, आपका इम्प्रीजनमेंट 3 मंथ्स का, फाइन जो है वो आपका 500 रुपीज का। समय समय पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो नए नए रूल्स निकालती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जिस स्टेट से देख रहे हैं, ठीक है, आप जिस स्टेट में है वहां पे ये फाइन एक्सीड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि समय समय पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स निकालती रहती है कि अब इन्फ्लेशन के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया तो क्या 500 रुपए दे देंगे जुर्माना? क्या इतना कम सजा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो समय समय पे ये रूल्स, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को फैक्ट्रीज एक्ट में काफी लिवरेज दी गई है, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट 3 महीने की हो सकती है, फाइन 500 रुपए की हो सकती है, ठीक है। और किस लिए? तो अगर आपने न्यू मशीनरीज को केस नहीं कराया, मतलब प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा है, और उस कंडीशन में अगर कुछ भी ऐसा मिसहैप होता है, तो ऐसे में इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों का प्रोविजन है, क्योंकि समय समय पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। इसी का पार्ट 3 है, सेम वही जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उनको लगता है कि कोई भी ऐसा कुछ है जो कि डेंजरस पार्ट है, ठीक है, मशीन्स का, तो वो डायरेक्ट कर सकती हैं कि प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी लिखवाइए, ठीक है। देखो, देखते हो कहीं कहीं पे मशीन्स में, अगर आप कहीं जाओगे, किसी फैक्ट्री विजिट करोगे, या घर पे भी कोई मशीन आता है जो थोड़ा बड़ा है, तो वहां पे उसका वार्निंग साइन लिखा रहता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि भाई ये नुकसान है, ताकि कल को ऐसा हो कि हाँ भाई, अगर आपको पढ़ना आ रहा है, ठीक है, आपको बताया गया है सब कुछ, फिर भी आप अगर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें किसी और की कोई गलती तो नहीं है ना, वहां पे ऑलरेडी वार्निंग लिखी हुई है, फिर भी आप जबरदस्ती उसमें मतलब कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको नहीं आइडिया है, आप ट्रेंड नहीं है प्रॉपरली, आप फिर भी तब उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो दैट कैन क्रिएट अ मेस, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। चलिए आते हैं सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 क्या है? तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब ये चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या है, ये मुझे आप बताएंगे कि चिल्ड्रन कौन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, हर एक्ट में बेटा चिल्ड्रन की, जहां पे भी चिल्ड्रन डील हो रहा है वहां पे उसकी डेफिनेशन दी गई है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, ये मुझे आप बताएंगे, सो दैट आई शुड ऑल्सो नो कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। नियर कॉटन ओपनर्स। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, तो कहा गया है कि जहां पे कॉटन प्रेस होता है बेटा, जो कॉटन ओपनर्स होते हैं, वहां पे वुमेन और चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करना अलाउड नहीं है, ठीक है, ठीक है। और अगर कह रहा है कि कॉटन ओपनर जो है वो एकदम मतलब कि जहां पे कॉटन का काम हो रहा है वहां से बिल्कुल सटे हुए है, मतलब एक पार्टीशन दिया हुआ है, वहीं से पास में ही है, मतलब, तो ऐसे केस में क्या है कि इंस्पेक्टर जो है, जो इंस्पेक्टर साहब हैं, ये क्या करेंगे, इन राइटिंग, ठीक है, मान लेते हैं कि रूम है ऐसा, और इधर इधर आपका कॉटन ओपनर लगा है, एक पार्टीशन है, प्लाई का पार्टीशन दिया है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस होगा, इसकी कितनी हाइट होगी, ये सारा कुछ कौन डिस्क्राइब करेंगे, तो ये आपके इंस्पेक्टर साहब करेंगे। जैसा उनको लगता है कि अगर यहाँ पे विमेन एम्प्लॉयड है तो किस तरह के कंडीशंस होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके जो है इंस्पेक्टर साहब है वो यहाँ पे अपॉइंट मतलब कि डायरेक्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगेन फिर वही है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है रादर देन दैट थ्योरेटिकल अप्रोच, इसीलिए इंस्पेक्टर साहब को ये पावर दी गई है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 28 पे। सेक्शन 28 है बेटा होइस्ट एंड लिफ्ट्स। जब भी आपने देखा होगा, अगर आप किसी मल्टी वगैरह में रहते होगे, किसी बिल्डिंग में रहते होगे, या फिर कभी ऑफिस गए हो, या फिर जहां पे भी लिफ्ट लगा हुआ है वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे ये दिया रहता है, आपका वार्निंग दिया रहता है कि इतने लोग अलाउड हैं, मतलब 8 लोग अलाउड हैं, केजीज में दिया रहता है कि भाई इतने केजीज अलाउड हैं, नहीं तो फिर वो वेट उससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो ये सब क्यों दिया हुआ है, मतलब क्या जरूरत है ये देने की, मेंशन करने की, ठीक है, जितने लोग अट रहे हैं लिफ्ट में अट जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, यहां पर ये प्रॉपरली ये प्रोविजन मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि होइस्ट्स या लिफ्ट्स अगर होंगे तो उसमें क्या क्या चीजें कंपलसरी हैं। पहला क्या कंपल्शन है यहाँ पे कि गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रॉपर उसमें जो ऐसा नहीं कि आप थोड़ा हल्का फुल्का लगा दिए तो ठीक है, और उसके बाद आपने वहां पे मेंशन भी नहीं किया कि कितने केजीज का, और पता चला कि वो डैमेज हो गया, ठीक है। तो गुड मैकेनिकल आपका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होनी चाहिए, दैट शुड बी,
वेल एंड गुड, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए क्योंकि रिस्क की चीज है। प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए बेटा, कम से कम एवरी 6 मंथ्स उसको चेक करना चाहिए कि हाँ भाई सही से काम कर रही है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो चेक करना चाहिए। इट्स वेरी हॉट टुडे, पता है बहुत गर्मी है, मतलब ऐसा कि लॉट ऑफ मतलब बहुत ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मतलब गर्मी तो नहीं है ठीक है, पर ह्यूमिडिटी इतनी है ना, इन ह्यूमिड क्लाइमेट ऐसा क्लास लेना और कोई भी काम करना इट टर्न्स वेरी डिफिकल्ट। पर वही है कि मतलब अगर ऐसे नहीं करूंगी मैं क्लास तो आवाज ढंग से नहीं आएगी एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो चलिए कोई नहीं, आपके लिए कुछ भी, बस आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जब मैं इतना ज्यादा अगर डेडिकेटेड हूं तो आई एक्सपेक्ट कि आप भी उतना ही डेडिकेशन दिखाएं। चलिए, तो हम होस्ट एंड लिफ्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये कैसी होनी चाहिए, गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इसका मेंटेन होना चाहिए, हर 6 महीने पे इसको प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद गेट्स, प्रॉपर गेट्स होने चाहिए इसमें, ये नहीं कि गेट्स आधा खुल रहा है बंद हो रहा है, दैट विल बी अ वेरी रिस्की फैक्टर। तो प्रॉपर इसके गेट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम वर्कलोड मेंशन होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वर्कलोड लिखा रहता है, तो क्या आपका जो लोड है कितना ये ले सकता है लोड, उतना लिखा होना चाहिए और उससे ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। तो देखो अब आप एवरी टाइम देखते तो रहोगे नहीं कि भाई कितना लोड हो रहा है नहीं हो रहा है, या तो एक सिक्योरिटी गार्ड होंगे जो कि दे ही विल चेक कि भाई प्रॉपर, ठीक है। और नहीं तो आपने देखा होगा अभी जितनी भी लिफ्ट न्यू जो आती हैं उसमें वो ऑपरेट ही नहीं होती है, मतलब कि अगर वो ऐसे पी पी की साउंड आने लगती है और वो ऑपरेट ही नहीं होता है, जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे जब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। तो ये चीज का ध्यान देना है, मतलब मैक्सिमम वर्कलोड को भी प्रॉपरली देखना है, ठीक है। ये तो हो गए, इसके अलावा भी कुछ और प्रोविजंस हैं, ठीक है। ये तो पार्ट 1 था आपका कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब पार्ट 2 में कुछ और प्रोविजंस हैं। क्या है भाई, कि जहां पर अगर चेन से सपोर्टेड है, रोप या चेन से सपोर्टेड है, जो आपका लिफ्ट है या होइस्ट है, वो अगर रोप या चेन से सपोर्टेड है तो आपको देखना है कि कम से कम 2 रोप होने चाहिए, ठीक है। देखा होगा आपने जो पुराने वाले लिफ्ट है जो ओपन रहते हैं, अभी तो खैर क्लोज वाले लिफ्ट आ गए हैं, पर जो ओपन वाले लिफ्ट है देखा होगा 2 रोप होते हैं, ठीक है, जो कि पुली सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो रोप है, चेन है, वहां पे 2 रोप्स एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर अटैचमेंट होनी चाहिए, एफिशिएंट डिवाइसेस लगे होने चाहिए इसमें, ठीक है, ताकि ये जो मैक्सिमम जो वर्कलोड है उसको बिना ब्रेकेज के ये जो है प्रॉपरली हैंडल कर सके, ठीक है। उसके अलावा एक प्रॉपर एफिशिएंट ऑटोमेटिक डिवाइस होनी चाहिए कि भाई अगर वर्कलोड ज्यादा हो रहा है उसमें तो वो ऑटोमेटिकली क्या करे कि बंद कर दे। फिर आपने देखा होगा कि गेट अगर प्रॉपरली, ऐसे तो ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं, पर अगर गेट प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होता है कि फिर वो लिफ्ट नहीं चलता, मतलब ये ऑटोमेटेड कुछ सिस्टम्स है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई भी, ये तो हो गया सेकंड पार्ट बेटा। कोई भी थर्ड पार्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी लिफ्ट या कोई भी होइस्ट ऐसा बना हुआ है जो कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले बना हुआ था, ठीक है, तो अगर वो इस एक्ट के सिचुएशन को कंप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो आप टेक्नोलॉजी वगैरह जो मार्केट में जो नए नए चीजें आती है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे कंफर्ट को, कंप्लायंसेस को देखते हुए आती है, तो पहले हो सकता है कि ऐसी चीजें नहीं हो, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो उस केस में क्या है कि भाई जो चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं वो चेक करेंगे प्रॉपरली कि भाई सारी चीजें जो है वो सही है कि नहीं है, और अगर उन्हें लगता है कि सारी चीजें जो प्रॉपरली हैं, सही, प्रॉपरली बिल्कुल मेंटेन्ड है, सही है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक। पहला ये तो हो गया चीफ इंस्पेक्टर साहब की जो पावर है, और अगला है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। वो भी चाहें तो एग्जेम्पशन दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो चेक, मतलब ऐसे कहने में सेफ्टी को हैम्पर करके एग्जेम्पशन नहीं देंगे, पर अगर उनको लगता है कि भाई सेफ्टी मेजर्स का ध्यान दिया जा रहा है पर इस एक्ट के कंप्लायंसेस को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, तो वो भी चाहें तो एग्जेम्पशन को दे सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आई होप आपको इतना बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बहुत डिटेल में, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं बेटा हम, क्योंकि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है अभी, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। पर वही आपको रेगुलर रहना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए डिले हो गया ये वाला सेशन, बट आई विल मेक श्योर कि जो आने वाले सेशंस हैं वो बिल्कुल डिले ना हो। मीनवाइल जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि जब PYQ आए बेटा तो आप ओवरबर्डन ना हो जाए, आपको वो चीजें ना लगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो आप प्रॉपरली नोट्स बनाइए, प्रॉपरली सारी चीजें कीजिए, हमसे जितना एफर्ट हो पा रहा है हम बिल्कुल आपके लिए करेंगे, ठीक है। वेरी सून वी विल बी गोइंग टू लॉन्च विद द PYQs, ताकि आपको, आपकी जो तैयारी है वो दुगने जोश से हो सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।